गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। सबसे पहले तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 में हमने प्रवेश कर लिया है। 2020 हम सब के लिए बहुत ही निर्णायक रहा, संघर्षशील रहा और सबसे ज़्यादा जो नुकसान झेला वो शिक्षा वर्ग ने झेला और अभी तक झेल रही है। लेकिन हमने बहुत कुछ इस साल से सीखा भी। हमने ऑनलाइन पढ़ाई करनी सीखी, खुद भी सेल्फ स्टडी करनी सीखी। बहुत सारे काम हमने इस विपरीत परिस्थिति में किया। नई वर्ष 2021 आज से शुरू हो रही है, तो उसके लिए एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसी कामना करते हैं कि आप लोग जो है आप लोगों के लिए ये नया वर्ष खुशियाँ लेकर आए। इसके साथ शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था हमने जो ह्यूमन रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसकी स्टार्ट की थी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2 मिनट, क्या क्या हमने पढ़ा था। आज हम पूरा इसका जो है कंप्लीट अध्ययन करेंगे। किसका? कि इसके अंग जो होते हैं उनका कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। सबसे पहले परिभाषा की बात की थी, जिसमें C6H12O6 जो ग्लूकोज होती है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है? 6 ऑक्सीजन मिलने के बाद विघटित होकर 6CO2 6H2O और साथ में हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को हम क्या करते हैं? विभिन्न कार्यों के अंदर काम में लेते हैं। इस ऊर्जा को क्या करते हैं? विभिन्न कार्यों के लिए काम में लेती हैं हमारी कोशिकाएं। इसके बाद में हमने बात की थी टाइप्स की, प्रकार के अंदर मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे और वो 2 प्रकार कौन कौन से थे? एक तो था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड था इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं इसको, कल भी बताया था मैंने, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके 2 प्रकार हमने पढ़े थे। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक तो वो जो O2 की उपस्थिति में होता है और एक वो जो O2 की अनुपस्थिति में होता है। इनकी हमने बात जो है वो कर ली थी। आज हम आगे बात करेंगे नए टॉपिक की। वो आपका नया टॉपिक क्या है, उस नए टॉपिक की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक का आपके नाम है मानव श्वसन तंत्र में पाए जाने वाले, या उपस्थित लिख सकते हो, उपस्थित अंगों की जो है वो बात करेंगे। ठीक है, पाए जाने वाले, भाई श्वसन की क्रिया के अंदर जितने भी अंग काम में लेते हैं उनको सम्मिलित रूप से या सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? श्वसन तंत्र बोला जाता है। श्वसन की क्रिया की हमने बात कर ली थी। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं श्वसन के अंगों की। सबसे पहले मैं आपको क्रम वाइज बता देता हूं ये कौन कौन से होते हैं। क्रम वाइज हम बात कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले फिर इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बाह्य, 1 मिनट, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना। 1 नंबर जो है बाह्य नासा छिद्र। दूसरा जो होता है भाई, पहला जो कौन सा है? बाह्य नासा छिद्र। दूसरा नासा छिद्र के बाद में नासा गुहा। इसके बाद में तीसरा घर्षणी। 4 नंबर पर अगर हम बात करें तो श्वास नली के बाद में श्वास नली के ही भाग आते हैं भाई। श्वास नली के प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी,
आते हैं। ठीक है, श्वास नली के बाद अगर मुख्य बात करें 5 नंबर फेफड़े, और फेफड़े के बाद 6 नंबर अगर बात करते हैं तो कुपिका, वायु कुपिका इन्हें बोल सकते हो। प्यारे बच्चों, एक तो है बाह्य नासा छिद्र, सबसे पहले इसी की बात करेंगे। दूसरा है नासा गुहा, तीसरा जो है नासा घर्षणी, चौथा जो है श्वास नली, और पांचवा फेफड़े, और छठा क्या है कुपिका। ये मुख्य श्वसन अंग होते हैं, सॉरी ये श्वसन में भाग लेने वाले जो आवश्यक अंग है वो होते हैं। इनमें आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, इनमें से जो फेफड़े होते हैं, लंग्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लंग्स बोला जाता है, ये क्या होते हैं, सब मुख्य श्वसन अंग होता है। क्या होता है, मुख्य श्वसन अंग होते हैं। फेफड़े क्या होते हैं, मुख्य श्वसन अंग होते हैं, याद रखना। तो बात ये आती है कि बाकी अंग फिर क्या होंगे। बाकी जो ये है बाह्य नासा छिद्र, नासा गुहा, घर्षणी, ये सब क्या होते हैं, श्वसन मार्ग का काम करते हैं या श्वसन पथ का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, श्वसन पथ का कार्य जो है वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं ये वायु कुपिका जो होती है ना, मैंने कुपिका लिखा है, आगे विस्तार से भी बात करेंगे लेकिन पहले बता देता हूं, ये श्वसन स्तय का कार्य करती हैं। किसका, श्वसन स्तय का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं, श्वसन स्तय का कार्य करती हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम नासा छिद्र की। 1 नंबर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नासा, या आप लोग इसे नासिका बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नासिका। सबके होती है, जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, श्वसन की क्रिया करने वाले प्राणियों के अंदर नासा जो है वो उपस्थित होती है। हम मानव की बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से मानव के अंदर एक नासिका होती है, लेकिन बाह्य स्तर पर इसमें 2 छिद्र उपस्थित होते हैं। क्या होती है, ये अग्रभाग होता है, और इसमें एक पतली झिल्ली द्वारा किसमें 2 भागों में बंटी रहती है। ठीक है, उन दोनों भागों को क्या कहा जाता है, नासा छिद्र कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नासा है वो उसमें 2 छिद्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नासा छिद्र जो है वो कहा जाता है, या बाह्य नासा छिद्र कहा जाता है। नासा द्वार द्वारा वायु जो है वो प्रवेश करती है। ये छिद्र जो होते हैं यही नासा द्वार का कार्य करते हैं। किसका करते हैं, नासा द्वार का। नासिका के अंदर जो पार्ट है उसे नासिका गुहा कहा जाता है, या नासा गुहा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 2 नंबर पे जो लिखा है हमने नासा गुहा वो बोल सकते हो। दोनों की साथ में ही बात करेंगे, नासा गुहा की और नासिका की। तो नासिका आपके समझ में आ गया, इसके बाद में नासा गुहा। देखिए, श्वसन में आपको महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। श्वसन के अंदर सबसे अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो सबसे प्रथम पथ का निर्माण करने वाला जो अंग होता है वो होता है नासिका। कौन होता है, नासिका। अब मुख जो है वो भी श्वसन की क्रिया करता है, लेकिन मुख जो है वो श्वसन क्रिया के अंदर हम नहीं मानेंगे, क्योंकि नासिका द्वारा जो वायु हम ग्रहण करते हैं वो प्योर होती है। क्या होती है, शुद्ध होती है। जबकि मुख द्वारा जो ग्रहण करते हैं वो क्या होती है, अशुद्ध होती है। क्या होती है, अशुद्ध होती है। अब अशुद्ध कैसे होती है, शुद्ध कैसे होती है, उसी की बात अभी हम करने वाले हैं। देखिए, नासा छिद्र में क्या है, रोम पाए जाते हैं। रोम या बाल बोल सकते हो। क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। रोम या फिर क्या बोल सकते हो, बाल बोल सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्पिल अस्थियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सर्पिल अस्थियां पाई जाती हैं। इसके अलावा सिबेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सिबेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो मैंने नाम लिखा है सिबेशियस ग्रंथियां, ये श्लेष्मा का स्राव करती हैं। किसका, श्लेष्मा का स्राव करती हैं। और ये श्लेष्मा जो होता है ये पीले रंग का गाढ़ा दरो होता है। क्या होता है, पीले रंग का गाढ़ा दरो होता है। इसके अलावा देखिए, हम बात करें रोम या बाल की। रोम या जो बाल होते हैं ये नासिका के अंदर उपस्थित होते हैं, जो जिस प्रकार से वायु जो है वो नासिका में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में क्या होता है, उसमें से जो भी प्रदूषक कण जो होते हैं वो सभी प्रदूषक कण जो है नासिका में इन बालों द्वारा और इस श्लेष्मा के अंदर ही रह जाते हैं। उसके बाद में नासिका गुहा आगे घर्षणी के अंदर बिल्कुल शुद्ध जो वायु है उसको प्रवेश करवाती है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो नासा मार्ग में जो मुख्य अस्थियां होती हैं उनके नाम बताता हूँ, वहां से प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जाता है। नासिका जो नासा मार्ग है, इस नासा मार्ग के अंदर जो अस्थियां पाई जाती हैं, अस्थियां पाई जाती हैं, उन अस्थियों की बात करते हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं। एक तो होती है नेजल, कौन सी होती है? नेजल। एक होती है प्री मैग्जिला, एक होती है मैग्जिला। इसके अलावा एक और बात करते हैं तो एथेमोइड होती है। कितनी होती हैं? नेजल, प्री मैक्सिला, मैक्सिला दोनों एक के भाग हैं, एथेमोइड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मुख्य रूप से 3 अस्थियां जो है वो पाई जाती हैं। ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? सीबेसियस ग्रंथि जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा बाल पाए जाते हैं, सर्पिल अस्थियां भी पाई जाती हैं। नासा गुहा में जो है वायु गर्म होती है। वायु कैसी रहती है? गर्म एवं नम हो जाती है। कैसी हो जाती है? नम एवं गर्म जो है वो हो जाती है। ये था आपका नासा। तो नासा से या नासिका से हम शुद्ध वायु क्यों ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए बाल या रोम और श्लेष्मा जो है वो कार्य करता है, जो प्रदूषकों को क्या करता है? अपने अंदर ही रोक कर रख लेता है। आगे फिर घर्षणी के अंदर क्या है? शुद्ध वायु भेजता है। देखिए घर्षणी, घर्षणी की हमने पीछे वाले चैप्टर के अंदर भी बात कर ली थी कि घर्षणी क्या होता है। यहाँ पर फिर से बात करते हैं। 2 नंबर मुख्य, वैसे 3 नंबर घर्षणी, या 2 नंबर मान लो, 2 नंबर घर्षणी, फर्नेक्स। घर्षणी जो होती है ये मुख्य अंग है और इसे उभयनिष्ठ अंग भी कहा जाता है। उभयनिष्ठ अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी काम आता है। किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी काम आया था, और ये इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी क्या आ रहा है? काम आ रहा है। इसलिए श्वसनी को उभयनिष्ठ कहा जाता है, उभयनिष्ठ अंग बोला जाता है। देखिए घर्षणी जो है, सॉरी मैंने श्वसनी नाम ले लिया, तो घर्षणी जो है इसकी अगर बात करें घर्षणी की, तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। एक तो होता है इसका मुख घर्षणी, एक होती है नासा घर्षणी, एक होती है कंठ घर्षणी। एक कौन सी होती है? कंठ घर्षणी। मुख्य घर्षणी, नासा घर्षणी और कंठ घर्षणी 3 प्रकार की होती है। देखिए किस प्रकार से, जैसे ठीक है, ये नासा है, ये नासा से निकलेगी, ये मुख है, मुख से निकलेगी और बाद में कंठ के अंदर प्रवेश करेगी। किसके अंदर प्रवेश करेगी? कंठ के अंदर प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से मुख्य घर्षणी, नासा घर्षणी और कंठ घर्षणी 3 प्रकार की जो घर्षणी है वो होती है। ठीक है, इसके बाद मैं पेज चेंज कर लेता हूं। तीन प्रकार की ये होती है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। घर्षणी में अगर हम बात करें तो घर्षणी जो है उसके घर्षणी पर देखिए ध्यान से, घर्षणी पर एक पेशियों का बना हुआ पल्ला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पल्ला पाया जाता है, जिसे एपिग्लोटिस या इसको कंठ छद या इसको घाटी ढक्कन बोला जाता है। ये इसी के नाम है, सभी याद रख लेना। क्या क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस या कंठ छद, घाटी ढक्कन। ठीक है, ये क्या करता है? श्वास नली में वायु को भेजने का कार्य करता है। या इस प्रकार का पल्ला होता है जो श्वास नली में भोजन को नहीं जाने देता है। श्वास नली में किसको जाने नहीं देता है? भोजन को नहीं जाने देता है। किसको नहीं जाने देता? भोजन को नहीं जाने देता है। इसके अलावा अगर बात करें तो घर्षणी जो है ये जो नासा घर्षणी है वो आगे चलकर क्या है? किससे जुड़ी हुई रहती है? श्वास नली से जुड़ी हुई रहती है। लेकिन घर्षणी के अंदर कंठ, घर्षणी जो है कंठ उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? एक मिनट, ये आगे लिख देता हूं।
कंठ उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम लेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेरिंग्स बोलते हैं, जो श्वास नली व ग्रसनी के मध्य स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? श्वास नली व ग्रसनी के मध्य स्थित होते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको डायग्राम बनाया हुआ है मेरा, हम आगे भी समझेंगे। जैसे ये देखिए डायग्राम, इसमें देखिए ये आगे वहां से जैसे मुख से नासाग्रसनी से जो नासाग्रसनी आके यहाँ पे इस कंठ छद जिसे एपिग्लोटिस बोला जाता है, उसके बाद में ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है कंठ, या इसे क्या बोलते हैं? लेरिंग्स जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेरिंग्स बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं। लेरिंग्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसी लेरिंग्स की बात करते हैं कि लेरिंग्स क्या होता है। तो देखिए इन्हें कंठ कहते हैं, और ये एक त्रिभुजाकार कक्ष के समान जो है संरचना होती है। कैसी? त्रिभुजाकार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? त्रिभुजाकार संरचना जो है वो होती है। और इसकी जो भित्ति है, भित्ति को जो है उपास्थियां सहारा देती हैं, अस्थि नहीं उपास्थियां। और अस्थियों से कमजोर होती हैं, ये हल्की होती हैं, अस्थियां कठोर होती हैं। ठीक है, उपास्थियां इनको क्या देती हैं? सहारा प्रदान जो है वो करती हैं। इसमें अगर बात करें प्रमुख उपास्थि, अगर बात करें तो भाई एक तो आउटू थायराइड बोलते हैं, एक मुद्रिका, एक दर्विकाब, एक एपिग्लोटिस। ठीक है, ये होती हैं प्रमुख। क्या होती हैं? ये होती हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कंठ के अंदर स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित रहते हैं? स्वर रज्जु उपस्थित रहते हैं, जिनको जीभ के माध्यम से हम उच्चारण करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो कंठ के माध्यम से बोल रहा हूं, कंठ में उपस्थित स्वर रज्जु के माध्यम से बोल रहा हूं, जो क्या उत्पन्न करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो घाटी ढक्कन मैंने आपको बता ही दिया, एपिग्लोटिस जो क्या है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसके बाद बात करते हैं 3 नंबर श्वास नली की। किसकी बात करते हैं? श्वास नली की जो है बात करते हैं। 3 नंबर श्वास नली की बात करते हैं। श्वास नली, देखिए प्यारे बच्चों, श्वास नली की बात करते हैं। ट्रेकिया, श्वास नली जो होती है ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कुछ किताबों में आपको 10 से 12 मिलेगी, तो वो भी सही है। तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ये कोमल व लचीली नलिका होती है। कोमल एवं कैसी नलिका होती है? लचीली नलिका होती है। ठीक है, फिर से मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं। देखिए ये जो संरचना थी, यहाँ से ग्रसनी के इस कंठ के बाद ये लेरिंग्स जो है, इसके बाद की जो ये संरचना है, ये संरचना क्या कहलाती है? श्वास नली कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वास नली कहलाती है। देखिए इसके बाद बात करते हैं, कोमल एवं लचीली होती है ये। इसके अलावा अगर इसमें हम बात करें तो ये कंठ से वक्ष गुहा तक फैली रहती है। कंठ से वक्ष गुहा तक फैली रहती है। कंठ से कहां तक फैली रहती है? वक्ष गुहा तक। ठीक है, वक्ष गुहा मतलब किसको बोलते हैं? छाती वाले भाग को बोलते हैं, जहां पर सलियां उपस्थित होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आगे 2 सौसनियों में बंट जाती है। आगे 2 सौसनियों में बंट जाती है। देखिए 2 सौसनियों में जब श्वास नली पहली बार बंटेगी आगे, तो उसे हम बोलेंगे प्राथमिक। क्या बोलेंगे? प्राथमिक सौसनी। अप्राथमिक सौसनी भी आगे जाके बंट जाती है, उन्हें बोलते हैं द्वितीयक सौसनी। क्या बोलते हैं? द्वितीयक सौसनी। ये भी आगे जाके बंट जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तृतीयक सौसनी जो है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तृतीयक सौसनी जो है वो बोला जाता है। इसके बाद में देखिए ये सौसनी जो होती हैं किस प्रकार से बंटी हुई रहती हैं। देखिए इस डायग्राम के अंदर आप, ये यहाँ तक श्वास नली है, इस भाग तक श्वास नली होती है। उसके बाद में ये देखिए ये जो भाग है ये प्राथमिक सौसनी। इसके बाद में ये जो आगे ये बंट गई, इसे द्वितीयक सौसनी बोल दिया। इसके बाद में द्वितीयक सौसनी फिर से बंट जाती है, इसे हमने क्या बोल दिया? तृतीयक सौसनी जो है वो बोल दिया जाता है। ठीक है, साथ साथ मैं आपको डायग्राम जो है वो भी बताता रहूंगा, और लास्ट में एक बार फिर से भी हम डायग्राम की जो है वो बातें करेंगे। ठीक है, कहाँ तक हो गया? तृतीयक सौसनी जो है वो होती है। इसके अलावा
श्वास नली व श्वसनियों की भित्ति है उसको सी प्रकार की उपास्थियां पाई जाती हैं। सी प्रकार की, ये प्रश्न आया हुआ है कि किस प्रकार की उपास्थियां पाई जाती हैं। सी प्रकार की उपास्थियां पाई जाती हैं जो इसे क्या प्रदान करती रहती हैं, सहारा प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं, सहारा प्रदान जो है वो करती हैं। ठीक है, इसके अलावा श्वसनियां आगे मुख्य श्वसन अंग फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया था मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, फेफड़े, और यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन इंपॉर्टेंट है, फेफड़े ही इंपॉर्टेंट है। अभी बात करेंगे, देखिए आगे मुख्य श्वसन अंग फेफड़ों में प्रवेश, यहाँ तक श्वसनी आ गई। इसके जो आगे के ये भाग हैं ये इसी में प्रवेश, फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है दो, ये फेफड़े होते हैं। अभी इनकी बात जो है वो करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा 4 नंबर क्या है, फेफड़े ही है। 4 नंबर फेफड़े है, लास्ट 5 नंबर हमारा वायुकुपी का रहेगा। फेफड़े, लंग्स। देखो फेफड़े लिखा है तो सीधी सी बात है, ये तो तय हो गया कि एक नहीं है। क्या नहीं है, एक नहीं है। कितने हैं, 2 हैं। तो मानव के अंदर 2 फेफड़े पाए जाते हैं, एक लेफ्ट एंड एक राइट। एक तो लेफ्ट होता है लंग और एक क्या होता है, राइट लंग जो है वो होता है। एक लेफ्ट होता है और एक कौन सा होता है, राइट लंग जो है वो होता है। देखिए लेफ्ट और राइट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो ये हो गई, 2 होते हैं। मानव में वक्ष गुहा के पास 2 फेफड़े स्थित होते हैं। वक्ष गुहा जो होती है, छाती वाला जो भाग होती है, उनमें होते हैं। और ये पंसलियों द्वारा, पंसली या परसुका, किताब में आपके नाम दिया हुआ परसुका जो है, उसके पिंजर से ढकी हुई 12 जोड़ी जो पंसलियां हैं उनसे ये मतलब कवर्ड रहते हैं। उनसे क्या रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, घेरे हुए रहते हैं, जो इसको क्या है, सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं अडिया, सुरक्षा प्रदान जो है वो करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दायां फेफड़ा जो होता है, जो दायां फेफड़ा है राइट लंग, इसके अंदर 3 पालियां होती हैं, जबकि बाएं फेफड़े में कितनी पालियां होती हैं, 2 पालियां होती हैं। देखिए आप फिर से यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप लोग, जो राइट लंग है, राइट लंग होता है उसके अंदर 3 लोब्स होती हैं, अर्थात बोल सकते हैं कितनी पालियां होती हैं, 3 पालियां होती हैं। और लेफ्ट के अंदर कितनी होती हैं, 2 लोब्स होती हैं, 2 पालियां होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फेफड़ों के चारों ओर आवरण भी पाया जाता है। फेफड़ों के चारों ओर क्या पाया जाता है, फिर से डायग्राम पर आइए। फेफड़ों के चारों ओर आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आवरण, जिसे फुफ्फुसा आवरण कहा जाता है। याद रह जाएगा ना, फुफ्फुसा आवरण जिसे बोला जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखो, 2 लेयर होती हैं, दोनों के मैंने 2 लेयर दिखाई हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फुफ्फुसा आवरण हो गया। इसके बाद में देखिए बात करते हैं फेफड़ों से संबंधित। तो इन दोनों, फिर से लाना पड़ेगा, दोनों जो आवरण है इनके मध्य जो है तरल भरा रहता है। क्या भरा रहता है, तरल भरा हुआ रहता है। ठीक है, और इनमें कोटर भी उपस्थित होते हैं। देखें तरल भरा हुआ रहता है, इसके अलावा कोटर उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, कोटर उपस्थित जो है वो होते हैं। और ये कोटर जो है दोनों में अलग अलग होते हैं, दोनों फेफड़ों के क्या है, अलग अलग विभाजित रहते हैं। और उनके अंदर किसी प्रकार की वायु नहीं होती है, वायु जो है उनमें किसी प्रकार की वायु नहीं होती है। ठीक है, दोनों फेफड़ों में ये कोटर जो है वो अलग अलग होती हैं, जो फेफड़ों को पिचकाने से बचाती हैं। ये कोटर क्या काम करते हैं, फेफड़ों को पिचकाने से बचाते हैं। किससे बचाते हैं, पिचकाने से बचाते हैं। पंसलियों से बना हुआ पिंजर जो है इन फेफड़ों की सुरक्षा करता है या सुरक्षा प्रदान करता है। मानव के प्रत्येक फेफड़े में जो है 1 श्वसनी प्रवेश करती है। कितनी श्वसनी प्रवेश करती है, 1 श्वसनी प्रवेश करती है। एक इधर गई, एक इधर गई। मैंने शुरुआत में बताया था श्वसन नली, श्वास नली से 2 श्वसनी बनेंगी, एक इधर वाले फेफड़े में जाएगी, एक राइट और एक लेफ्ट के अंदर प्रवेश जो है वो करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये बाद में विभाजित होती रहती हैं, विभाजित होकर किस में बदलेंगी, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, उसके बाद में तृतीयक श्वसनी। उसके बाद भी अगर बात करें, तृतीयक श्वसनी के बाद में अगर बात करें तो ये आगे जाकर श्वसनिकाएं, किसमें, श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं की अगर बात करें तो श्वसन श्वसनिकाएं, ठीक है, श्वसन श्वसनिकाएं जो है वो बनाती हैं। और इस श्वसन श्वसनिकाएं के बाद में इन पे क्या है, वायु
वायु कूपिका वाहिनी बनती है। क्या बनती है? वायु कूपिका वाहिनी बनती है। और वायु कूपिका वाहिनी के आगे क्या बनते हैं? वायु कूपिका बनती है। क्या बनती है? वायु कूपिका बनती है, या एट्रियम बोल सकते हो, कूपिका बोल सकते हो। कूपिका, वायु कूपिका कोष भी इन्हें बोला जाता है। इनका निर्माण जो है वो होता है। दोनों फेफड़ों में अगर हम बात करें तो कूपिकाओं के बारे में अगर बात करें तो लगभग 60 करोड़ एक मानव के अंदर लगभग 60 करोड़ वायु कूपिकाएं पाई जाती। कितनी करोड़? 60 करोड़। दोनों फेफड़ों के अंदर कितनी होती हैं? 60 करोड़ होती हैं। अगर इनकी हम बात करें तो वायु कूपिका जो है वो गैसीय विनिमय की सतह होती है। देखिए कूपिका के बारे में बात करते हैं आगे, 5 नंबर लास्ट। फिर एक बार आपको मैं डायग्राम समझाऊंगा पूरा। वायु कूपिका की बात करते हैं। वायु कूपिका कितनी होती है? प्रत्येक अगर हम बात करें दोनों फेफड़ों के अंदर लगभग कितनी होती हैं? 60 करोड़ वायु कूपिकाएं जो है वो होती हैं। इसके अलावा इनके अंदर श्वसनिकाएं, प्राथमिक द्वितीयक जो श्वसनी होती है वो आगे जाके डिवाइड कहाँ होती है? इसी के अंदर होती है। ये अत्यंत सूक्ष्म प्यालेनुमा संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, प्यालेनुमा संरचना होती हैं। कैसी होती हैं? प्यालेनुमा संरचना होती हैं जो लगभग 0.2 mm आकार की होती हैं। 0 कितने आकार की होती हैं? 0.2 mm आकार की होती हैं। इसके अलावा इनकी झिल्ली जो है वो पतली रुधिर कोशिकाओं के जाल होते हैं, जिनमें जो रुधिर है वो सतत रूप से क्या करता रहता है? गति करता रहता है। इसके अलावा वायु कूपिका जो होती है, इसकी भित्ति जो होती है ना, याद रख लेना, सल की उपकला की बनी हुई होती है। कौन सी उपकला की बनी हुई होती है? सल की उपकला की बनी हुई होती है। और लास्ट में अगर बात करते हैं तो वायु कूपिका के अंदर लास्ट पार्ट है जिनके अंदर हवा जाके या वायु जाके भर जाती है। और बाद में हम जब स्वातन की क्रिया किसे कहते हैं? एक कमेंट भी आया था कल, स्वातन। स्वातन का मतलब क्या होता है? स्वातन भाई श्वसन दर को भी बोल सकते हैं, बाह्य श्वसन होता है ये, जो हम CO2 को ग्रहण, CO2 को छोड़ते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया। वैसे श्वास लेने को तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ब्रीथिंग बोला जाता है। जबकि स्वातन को अगर बात करें तो क्या बोला जाता है? मैंने आपको कल बताया था, स्वातन को क्या बोला जाता है? वेंटिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेंटिलेशन, वेंटिलेशन। ठीक है, तो सांस लेने की प्रक्रिया ये है जिसमें श्वसन दर बोल सकते हो, ठीक है ना। CO2 को आउट और O2 को क्या किया जाता है? अंदर ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से ये आपका हुआ। एक बार फिर से आप डायग्राम समझ लो। इसका डायग्राम आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये डायग्राम है, ऐसा कैसा आपको बनाना है मैं नोट्स के अंदर डाल दूंगा। ये ऊपरी ऊपर क्या है? कंठ छद है, एपिग्लोटिस। उसके बाद में लेरिंग्स होते हैं, यहाँ घर्षणी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। घर्षणी के बीच में ये होते हैं, इनके बीच में। उसके बाद में श्वास नली शुरू होती है। श्वास नली आगे चलकर 2 भागों में बंट जाती है जिन्हें श्वसनी कहते हैं। प्राथमिक श्वसनी होती है जहां बंटती है। प्राथमिक श्वसनी फिर से एक की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, एक लेफ्ट एक राइट। जो लेफ्ट के अंदर तो कितनी 2 पालियां होती हैं, राइट के अंदर कितनी पालियां होती है? 3 पालियां होती हैं। राइट के अंदर कितनी पालियां होती हैं? 3 पालियां होती हैं। प्राथमिक श्वसनी हो गई, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, इसके बाद में ये कूपिकाएं होती हैं। ये जो ब्लैक कलर की संरचना आपको दिखाई दे रही है ये क्या होता है? डायफ्राम होता है या तनुपट होता है, जो लास्ट भाग होता है। उसके बाद में आपको पता है ये उदर गुहा जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने बनाया नहीं, डायग्राम खराब हो। इस प्रकार से क्या है? पंसलियां होती हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, इस प्रकार से अगर हम बात करें तो जो है पंसलियाओं का जो है वो जाल पाया जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार से तनुपट होता है। यहाँ पे जो है फेफड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? इस प्रकार से फेफड़े जो है वो होते हैं, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। ये फेफड़े होते हैं, ये तनुपट होता है जो श्वसन की क्रिया में काम आते हैं। तो ये मानव फेफड़ों का क्या है? अनुप्रस्थ काट था, जो आपको बनाना भी है। इस प्रकार से हमारा जो है श्वसन के अंग जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। श्वसन के अंग के बाद हम श्वसन क्रिया की बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की जो बात है वो हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।